Hello guys, we are starting unit 4 of geography optional, and the very first topic of biogeography is genesis of soil. Let's start. ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो कि आप जब नोट्स बनाओ तो आप सिलेबस में पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स लिख लो सिलेबस के, और देन नंबर वाइज उन्हें टिक करते चलो, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ सॉइल. ठीक है, ओके. जेनेसिस ऑफ सॉइल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होती है. सॉइल होती है अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट. क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर, क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, उसमें सॉइल प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसके बाद सॉइल मिक्सचर होता है मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का. एंड सॉइल एक फाइनाइट रिसोर्स है, मीन्स ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है. लाइक ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फिर से बनने के लिए, इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कंसीडर करते हैं. ठीक है, उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में आती है पोरोसिटी. पोरोसिटी मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितने पोर्स हैं, कितने वॉइड्स हैं. उसके बाद आती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देन वर्केबिलिटी, एंड देन नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की कितनी है. ठीक है, फिर हम सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइक सॉइल कैसे फॉर्म होती है. सबसे पहले सॉइल की प्रोसेस में एक पेरेंट रॉक होती है, लाइक एक रॉक होगी जिसमें वेदरिंग किस वजह से होती है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से या फिर रेन होने की वजह से, जो मैंने दोनों पॉइंट्स लगा रखे हैं. वेदरिंग होगी, वेदरिंग की वजह से जो क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स की वजह से रेगोलिथ होगी. रेगोलिथ हम क्या कहते हैं, जो वेदर मटेरियल होता है, मतलब पेरेंट रॉक जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो उसी को हम वेदर डेब्रिस कहते हैं और उसी को हम रेगोलिथ कहते हैं. ये प्रोसेस जब फर्दर होती रहेगी तो यह वेदर मटेरियल एक टाइम के बाद सॉइल फॉर्म कर लेगा. उसके बाद हम चलते हैं कि सॉइल कंपोजिशन क्या होता है, लाइक सॉइल में क्या क्या होता है. सबसे पहले हमने जाना कि वो रॉक पार्टिकल से ही बनती है, तो सॉइल में रॉक पार्टिकल्स होते हैं. रॉक से बनती है क्योंकि वो उसमें ह्यूमस होती है. ह्यूमस क्या होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिकेइंग पार्ट्स होते हैं उसी को हम ह्यूमस कहते हैं. उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया और अलगे. उसमें एयर होती है एंड वाटर. लाइक सॉइल कंटेन्स रॉक पार्टिकल, ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर एंड वाटर. एंड ये डायग्राम मैंने लिया है एनसीईआरटी से. अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है सॉइल से रिलेटेड बेसिक, तो मैं ये डायग्राम ज़रूर बना के आऊँगी. ओके, लाइक ऐसे सन डायग्राम बनाना अच्छा होता है. देन उसके बाद हम कहते हैं जेनेसिस ऑफ सॉइल स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पैडोजेनेसिस. हमें पता है कि सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस. और द स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पैडियोलॉजी, और स्टडी ऑफ सॉइल को हम बोलेंगे पैडियोलॉजी. अब इसमें मैंने लिख रखी है सॉइल की डेफिनेशन, की सॉइल क्या होती है. देन उसके बाद सॉइल हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है. सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट लाइफ एंड प्लांट सस्टेन्स द एनिमल लाइफ. ठीक है, द सॉइल एक्ट एज अ मीडियम फॉर वेरियस बायोलॉजिकल साइकिल. सॉइल बहुत ही अच्छा मीडियम है, कई सारी बायोलॉजिकल साइकिल्स के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है. एज इट प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसफॉर्म वेरियस कंपाउंड, सॉइल इरोजन या विंड की वजह से जो सॉइल ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर, तो वो बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रोवाइड होम एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेरियस प्लांट. ये तो हम सब जानते ही हैं. ओके, उसके बाद आते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन के कितने फैक्टर्स हैं. ठीक है, अब ये हमें एक जोग्राफर जेनी हैं, उन्होंने हमें बताया कि सॉइल के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं. लाइक सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बोली कि सॉइल इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट रॉक एंड टाइम. ये मैंने एज अ मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया, जैसे हम मैथ्स में फंक्शंस लिखते हैं ना वैसे. ये थोड़ा मतलब यूनिक टच देगा देखने वाले को. ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया कि क्लाइमेट में क्या क्या आएगा, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एक्सेट्रा. ऑर्गेनिजम्स में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं. रिलीफ में हमें पता है एल्टीट्यूड, स्लॉप,
वो सब। और पेरेंट रॉक में हमें पता है कि डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, परमिएबिलिटी। पेरेंट रॉक जो होती है वो हमारा क्या डिटरमाइन करती है कि सॉइल का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, परमिएबिलिटी क्या होगी। देन उसके बाद आता है टाइम। टाइम हमारा डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल टाइम के साथ साथ उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर मैंने वो जो मैथ्स की फॉर्म में जो जेनी ने बोला था वही मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है कि सॉइल इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ, पेरेंट रॉक एंड टाइम, इनको एक एक करके क्लासीफाई किया है कि ये कैसे सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर हैं, ओके। जिसमें सबसे पहले हम करेंगे क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट हैज़ अ मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन सॉइल फॉर्मेशन। हम सबको पता है कि क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल पे कैसे पड़ता है, वो बस हम एक लैंग्वेज की फॉर्म में कि हम उसे लिखेंगे कैसे। सो इट इफेक्ट सॉइल डायरेक्टली। क्लाइमेट जो है सॉइल को डायरेक्टली इफेक्ट कैसे करेगा, वेदरिंग करके, जो मैंने पीछे आपको बताया था, टेम्परेचर, रेन, विंड की वजह से। एंड द सेकेंड इज़ पर्कुलेशन थ्रू सॉइल। और सॉइल में पर्कुलेशन कितना होगा, ठीक है। पर्कुलेशन मतलब नीचे मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। अब मैंने वेदरिंग बोला है तो वेदरिंग की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वेदरिंग क्या होता है। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शंस, प्लांट, एनिमल्स एंड मैन। सॉरी, वेदरिंग होता है जो ब्रेकिंग अप होता है किसी भी डिके या फिर एक्सपोज रॉक्स का। कि हमें पता है कि वेदरिंग हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ चुका है कि वेदरिंग होता है जो किसी भी कारण से जो रॉक होती है वो हमारी टूट टूट के एक्सपोज, डिके होके होके और वो क्या बन जाती है, एक तरह से सॉइल में फॉर्म हो जाती है, सॉइल पार्टिकल्स में। सेकंड होता है पर्कुलेशन थ्रू सॉइल। पर्कुलेशन थ्रू सॉइल क्या होता है, लीचिंग एंड कैल्सिफिकेशन। अब लीचिंग हम क्या जानते हैं कि जो सॉइल का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ना, जब सॉइल में लाइक ऐसे सॉइल में पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लिख रखा है कि सॉइल के ऊपर वाटर लॉक कंडीशन हो गई। देन जो उसके नीचे जो मटेरियल जाने की जो मूवमेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग। लीचिंग को हम पर्कोलेशन भी कह सकते हैं। देन उसके बाद उसके बाद हमारा होगा इवोपरेशन। जब वाटर लॉक कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी तो इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होगा तो सॉइल जो है वो सॉल्ट ऊपर छोड़ के चली जाएगी एंड पानी ऊपर चले जाएगा और सॉइल के ऊपर क्या आ जाएगा, सॉल्ट। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैलिनाइजेशन, ठीक है। और जो पानी जो मटेरियल दोबारा ऊपर आता है, लाइक नीचे जब मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। स्टक वाटर स्टक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे इट इज़ अ क्लाइमेट दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ सॉइल इनटू जोनल एंड एजोनल सॉइल। अब मेन थिंग क्या है जो हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जोनल और एजोनल सॉइल। जोनल सॉइल क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जो होता है कि वो उसमें क्लाइमेट ही एक फैक्टर होता है मेन, ठीक है। फिर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज़ थ्रू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वो हमने पढ़ ही लिया कि पानी से और ह्यूमस से और टेम्परेचर से। एज द टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इंक्रीजेस, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्रैक्स ज़्यादा आएंगे पेरेंट रॉक के अंदर एंड उसके बाद वेदरिंग ज़्यादा होगी। तो वेदरिंग ज़्यादा होगी मतलब सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। तो इसमें मैंने बस खुद को समझाने के लिए अलग से दिखाने के लिए बोल दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वेदरिंग भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगी। ये वाले पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेदरिंग इंक्रीजेज एंड आल्सो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीजेज, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। दिस इंक्लूड्स हायर प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। द हायर प्लांट्स इन्फ्लुएंसेस द सॉइल फॉर्मेशन इन मैनी वेज। अब हमें पता है जो हायर प्लांट्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बाय एक्सटेंडिंग देयर रूट। लाइक एक प्लांट है, हमने मान लिया कि एक ट्री है, उसकी जो रूट्स हैं वो इतनी एक्सटेंड होंगी तो वो पेरेंट रॉक में क्रैक्स ला देंगी, ठीक है। क्रैक्स ला देंगी, ये वाला ये है। व्हेन रूट ग्रोज इनटू द क्रैक्स इट फोर्सेस द रॉक अपार्ट, तो रॉक टूट जाएगी। एक सेकंड चीज़ ये है कि जो एक्सटेंडेड रूट होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं अपने पास। लाइक अगर पेरेंट रॉक में ऑलरेडी क्रैक्स हुए तो जो रूट्स होंगी वो रॉक के जो पार्टिकल्स को या पार्ट को और अपार्ट कर देंगी, ठीक है। और अगर रूट सॉइल इरोज तो वो सॉइल इरोजन को
लेकिन रूट्स जो नीचे जाती हैं वो सॉइल को भी बाइंड करके रखते हैं। हमें पता है कि जब हम पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी सॉइल साथ आती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो जड़ें हैं, जो पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, सॉइल इरोजन कम होता है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। थर्ड है व्हेन प्लांट्स डाई द रूट्स लीव्स अ नेटवर्क ऑफ पासेस थ्रू विच वाटर एंड एयर कैन मूव फ्रीली। अब हमें पता है कि प्लांट डाई हो गया, उसमें रूट्स नहीं है, लेकिन रूट्स की जगह जगह जो खाली रहेगी तो उसमें पर्कोलेशन आराम से हो सकता है, ठीक है। और जो रैबिट मॉल्स वगैरह हमें पता है वो नीचे ज़मीन खोद के भी निकल जाते हैं, वो सब है इसमें, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा रिलीफ एंड टोपोग्राफी। रिलीफ टोपोग्राफी एक ही बात है, ठीक है। द रिलीफ कंडीशन ऑफ एन एरिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर ऑफ सॉइल, वो तो बस उसका इंट्रोडक्शन दिया है। द स्लोप स्टीपनेस इफेक्ट्स द मॉइस्चर कंडीशंस, रेट ऑफ मास मूवमेंट एंड इरोजिव प्रोसेस। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमारी स्लोप है वो स्टीप हुई, लाइक अगर थोड़ी प्लेन हुई या स्लंट हुई तो सॉइल इरोजन कम होगा, लेकिन हमारी स्टीप अगर स्लोप हुई तो डायरेक्ट रेन पड़ने से या डायरेक्ट टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से जो सॉइल है वो यहाँ रुक ही नहीं पाएगी। हमें पता है ज़्यादा ढलान होगी तो सॉइल रुक ही नहीं पाएगी, तो सॉइल इरोजन वेरी फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, रैपिड सॉइल इरोजन होगा, रन ऑफ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आ गया द सॉइल प्रोफाइल्स आर थिन एंड पुअरली डेवलप इन स्टीप स्लोप। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब सॉइल रुकेगी नहीं तो वो सॉइल प्रोफाइल जो होगी वो बहुत ही थिन पतली सी होगी, और जो प्लेन एरिया हो या फिर लेस स्लोप हो, मतलब स्लोप बहुत कम हो, तो हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी थिक होगी। जैसे हम देख सकते हैं हमारे गंगेटिक प्लेन है, लाइक, ठीक है, गंगेटिक प्लेन है तो उनमें हमारी बहुत अच्छे से खेती होती है क्योंकि वहाँ सॉइल की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं पे हम देखेंगे हिमालय से जो स्लोप आता है वहाँ पे हमारी स्लोप इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे सॉइल रुकती ही नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने लिख रखा है, इन द प्लेन रीजन सॉइल प्रोफाइल आर थिक। उसके बाद आ गया पेरेंट मटेरियल। द अंडरलाइन रॉक्स वूज वेदरिंग गिव्स द रेगुलित आर कॉल्ड एज पेरेंट मटेरियल। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि जो भी रॉक हो उस पर जो वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से जो सॉइल फॉर्म होगी उसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। अब जो पेरेंट रॉक की वजह से हमने क्या पढ़ा था अभी कि उसमें कलर, टेक्सचर, इनमें जो डिफरेंस आता है वो पेरेंट रॉक की वजह से ही आता है सॉइल के में, ठीक है। सम सॉल्युबल मैटर इज रिमूव बाय स्टीम एंड द इनसॉल्युबल रेसिड्यू फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। तो ये बोल रहे हैं कि जो पेरेंट रॉक के ऊपर कुछ सॉल्युबल मटेरियल होता है तो वो रिमूव हो जाता है स्ट्रीम के साथ, पानी के साथ, लेकिन कुछ इनसॉल्युबल रेसिड्यू जो वहाँ रह जाता है वही सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एज सिल्ट एंड सैंड प्रोड्यूसेस द सॉइल स्केलेटन। सॉइल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, सिल्ट, सैंड एंड क्ले। तो सिल्ट एंड सैंड क्या होते हैं, वो आप एक तरह से मान लो कि वो सॉइल के स्केलेटन है। एंड द क्ले जो होती है वो इस यूज़ में आती है कि वो कितना रिटेन कर सकते हैं कुछ भी चीज़ को, पानी को, प्लांट्स को कितना रिटेन कर सकते हैं, वो क्ले कंपोजिशन पे डिपेंड करता है सॉइल के पे, ठीक है। फिर होता है द ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट मटेरियल। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं लाइक एलुवियल सॉइल जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है हमारी, वो वहीं पे फॉर्म नहीं हुई होती है, वो मूव कर करके ट्रांसफ़र हो के तब जाके वो, इसलिए वो इतनी फाइन और फर्टाइल होती है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी फर्टाइल, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो के वो इतनी पतली मान लो या फिर इतनी फाइन हो चुकी होती है कि वो फर्टिलिटी उसके अंदर थोड़ा सा इरिगेशन करने से हमें अच्छी क्रॉप्स मिल जाती हैं, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन हमारा अच्छा होता है उसमें। इसलिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट मटेरियल। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती हैं वो पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उनके जो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होने से उनका कलर भी चेंज होता है, उनका टेक्स्चर भी चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे रीज़न से रीज़न से थ्रू होके आती है। फिर हमारा जो लास्ट वाला जो फैक्टर जेनी ने दिया था वो था टाइम। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। अब टाइम के ऊपर तो सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो दैट्स वाई सॉइल फॉर्मेशन भी टाइम के ऊपर डिपेंड होगा ही होगा। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस अ वेरी लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। सम हॉरिजन्स डेवलप बिफोर द अदर हॉरिजन्स डेवलप, स्पेशली एट द सरफेस, ठीक है। The horizon requiring a considerable amount of rock weathering may take more than 1 million years to develop.
मोर द टाइम टेकन बाय द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस मोर इज़ द थिकनेस। जितना ज़्यादा टाइम सॉइल फॉर्म होने के लेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी। और ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि सॉइल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है, उसका मेन फैक्टर तो टाइम ही है, क्योंकि टाइम के ऊपर वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड होती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो फिर से फॉर्म होगी। दैट्स वाई सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। दैट्स वाई हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। अब ये मैंने एक छोटे से उसमें ले लिया है कि मेरे को अगर जल्दी बताना हुआ, लाइक मुझे इसके सॉइल का एक बेसिक सा टॉपिक आया एंड मुझे उसकी प्रोसेस नहीं, उसके आगे की चीज़ें बतानी है, तो मैं एक छोटे से में ये पूरी प्रोसेसेस बता दूँगी सिंपली। जेनी वाली डेफिनेशन देके मैं डायरेक्ट बोल दूँगी कि इनपुट में क्या होता है, वेदरिंग होती है रेन वाटर से, लीटर से, एनर्जी से, CO2 से। उसके बाद आउटपुट में क्या होता है, लीचिंग, रिपर्कुलेशन, अपटेक बाय प्लांट रूट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र होता है सॉइल का, इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन, मैटर इन्वॉल्विंग मूवमेंट, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद मैं बोल दूँगी ट्रांसलोकेट होता है उसका कि रिडिस्ट्रीब्यूशन मैटर, फिर वेदरिंग होती है और इरोजन से वो XC2 हो जाती है, और मतलब XC2 क्या होगा, ट्रांसलोकेट सॉइल इरोजन से, तो उसे हम XC2 कह देंगे क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। और वेदरिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसी जगह पे वेदर होती है, ठीक है। देन उसके बाद आने आगे के प्रोसेस लाइक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।